आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे लव जिहाद की। आप सोच रहे होंगे अचानक ये लव जिहाद कहां से आ गया। मसला तो खत्म हो चुका था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। एनआईए ने भी मान लिया था केरल के अंदर लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के में कुछ कई मामले सामने आए जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना है कि दरअसल कानपुर में, मेरठ में, लखीमपुर खीरी में इस तरीके के कई मामले सामने आए हैं जिसमें यह साफ लगता है कि जो हिंदू लड़कियां हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उसके बाद उनको मुसलमान बना के मुस्लिम लड़कों से उनकी शादी हो रही है। और उनका कहना है ये बड़ी गंभीर मसला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश पारित किया है और कहा है कि इस पूरे मसले को कैसे डील किया जाए, इसको लेकर एक प्लान बनाया जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़े तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगाया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ असम में भी एक बड़ी खबर सामने आई है। वहां पे बेगम जान नाम का एक सीरियल चल रहा था और वहां पर हिंदू संगठनों ने उस पर आपत्ति जताई। वहां की पुलिस ने बेगम जान नाम के सीरियल को पाबंदी लगा दी है, यह कहते हुए कि धार्मिक भावनाएं लोगों की आहत हो रही हैं और इसमें लव जिहाद का मसला दिखाई पड़ रहा है। यानी उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक एक बार फिर लव जिहाद का खेल शुरू हो गया है। राजनीति भी इसके पीछे है। दोनों राज्य जल्द ही चुनाव में भी जाने वाले हैं। इन्हीं मसलों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने के लिए। इसके लिए हम आपसे सहयोग चाहते हैं। सत्यहिंदी.com सदस्यता अभियान से जुड़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आप हमें आर्थिक भुगतान करेंगे, हमें आर्थिक मदद करेंगे तो बहुत बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। और अब बातचीत शुरू करते हैं। बातचीत में इस वक्त हमारे साथ शामिल है वरिष्ठ पत्रकार महोदय लोग। हमारे साथ हैं विनोद अग्निहोत्री जी जो अमर उजाला से जुड़े हुए हैं, यूसुफ अंसारी साहब हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक जमाने में पीस पार्टी से भी जुड़े हुए थे। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं जो एनडीटीवी से लंबे समय तक जुड़े रहे, 3 किताबें लिख चुके हैं, 4थी किताब पे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है योगी आदित्यनाथ पर किताब इनकी काफी मशहूर हुई थी। और हमारे साथ है शीबा असलम फहमी जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार मुस्लिम मसलों पर लगातार बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखती रही है। सबसे पहले शीबा जी सवाल आपसे, ये लव जिहाद का मसला जो है ये आपको क्या लगता है, इसमें कुछ सच्चाई है, कुछ हकीकत है, ये क्या है? देखिए, इससे पहले केरल के कोर्ट ने बताया था कि ये सच्चाई नहीं है और ये एक प्रोपेगेंडा है। और जब जब बीजेपी की या हिंदुत्ववादी सरकारें तकलीफ में आती हैं, उनके गुड वर्क बैड वर्क पे बात होती है, तब तक वो इस मुद्दे को आगे बढ़ाती हैं। सवाल ये है कि भारतीय संविधान ने भारतीय महिलाओं को जो चुनने का अधिकार दिया है उसमें जीवन साथी भी शामिल है, वो अधिकार उनसे वापस क्यों लिया जा रहा है? अगर कोई मौलाना हमसे कहें कि आप सिर्फ मुसलमान से शादी करें या हम तय करेंगे आप किससे शादी करें, किसको अपना जीवन साथी चुने, तो ना हमें वो मंजूर होगा, ना हमें ये मंजूर होना चाहिए एक भारतीय महिला के नाते कि हमारे संवैधानिक अधिकार जो हैं उन पर किसी भी तरह का कर्टेल किया जाए, उनको किसी भी आधार पे। जहां तक लव जिहाद में आपराधिक एंगल का सवाल है, हमारे पास पर्याप्त कानून है जो इस पर अगर कहीं पर भी ऐसी कोई बात सामने आएगी तो उसके लिए महिला खुद, जो महिला है, जो पीड़ित महिला है, वो खुद कानून का दरवाजा खटखटा सकती है और ऐसे मामलों में न्याय भी मिला है और सबको मिलता है। तो उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस का भी है, उसके अलावा दीगर कानून भी हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह का फेल्योर हम यूपी में देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का, जिस तरह का क्राइम का ग्राफ आगे बढ़ा है, जिस तरह बेरोजगारी है और जिस तरह से कोविड को मिस हैंडल किया गया है, इसके बाद उनके पास और कोई बचता नहीं कि वो हिंदू मुसलमान के ऊपर आ जाए। बिल्कुल। यूसुफ अंसारी साहब, लव जिहाद नाम की कोई चीज है? क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं 2009 में वहां पे सीपीएम की सरकार थी, अच्युतानंदन साहब उसके मुख्यमंत्री थे और पहली बार ये विवाद उन्हीं के बयान से शुरू हुआ था। और उन्होंने एक तरीके से हिंट किया था कि केरला के अंदर लव जिहाद के नाम से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है जहां पे हिंदू लड़कियों को फंसाने की कोशिश करके उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई संगठन के तौर पे या सोची समझी साजिश के तहत कोई मुहिम चल रही है मुस्लिम समाज में किसी संगठन की तरफ से, क्योंकि बाद में जिस घटना का आपने जिक्र किया उस घटना के बाद आरएसएस और आरएसएस से जुड़े हुए तमाम संगठनों ने इस पर काफी बवाल मचाया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और पिछले साल ही जो एक बहुत मशहूर केस सुप्रीम कोर्ट में आया था उसमें भी लव जिहाद के मामले को जो है वो गलत पाया गया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नए सिरे से इस मुद्दे को हटाने की कोशिश हुई है, तो ये 2014 में जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुए थे वो इसी मुद्दे पर लड़े थे। योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से उसके इंचार्ज थे। तब बीजेपी को चुनाव में कामयाबी नहीं मिली थी, पूरी तरह मुखी बीजेपी दिखाई थी, जबकि उसी साल नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए थे पहली बार। तो अब ये जो हो रहा है, जैसा अभी शिवा ने कहा कि इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता है,
हर व्यक्ति को धार्मिक आजादी है, किसी भी धर्म को अपनाने की और किसी भी वक्त अपने धर्म को अपनी मर्जी से बदलने की आजादी है। तो यहाँ जो मामला चल रहा है कि चाहे वो अभी एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था जिसने एक मुस्लिम लड़के से शादी की है, या अभी कानपुर की घटना हुई है, तो 2-3 घटनाओं को लेकर के इतना बड़ा बवाल जो मचाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश है। और अभी 12 दिन पहले की बात है, अलीगढ़ में एक मुस्लिम लड़की गायब हुई थी। बाद में जब उसकी बहन और बहनों ने उसकी रिपोर्ट लिखाई गई और पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, जब उस लड़की ने धमकी दी कि मैं मीडिया के सामने सारी बात कहूंगी, तो उसके बाद अचानक लड़की हाजिर हुई और उसने बताया कि साहब उसने किसी हिंदू लड़के से शादी कर दी है और शादी कर ली है और अपनी मर्जी से शादी की है, तो उसके बाद वो मामला शांत हो गया। तो उस मामले का जिक्र अभी योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया अपनी बात में। एक अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले जितनी भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जहां किसी हिंदू लड़की ने किसी मुस्लिम लड़के से शादी की है, वहां उनकी शादी कराने में किसी मुस्लिम संगठन का कोई रोल नहीं रहा है। इसके उलट जब ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है कि किसी मुस्लिम लड़की ने किसी हिंदू लड़के से शादी की है, तो उस शादी कराने में या तो बीजेपी के स्थानीय नेता मौजूद रहे हैं। एक वाकया 2002 या 2003 का बिजनौर का वाकया है, एक शबाना नाम की लड़की थी और उसका अफेयर था किसी बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के साथ। बाद में वो घर से गायब हुई, उसकी शादी हुई। तो शादी कराने के वक्त जब उसका धर्मांतरण किया गया, उसका शुद्धिकरण किया गया, उस वक्त बीजेपी के सांसद शीशराम रवि और बीजेपी के विधायक भरतेंद्र सिंह वो मौके पर मौजूद। और अभी भी जो अलीगढ़ में हुआ है उस पर भी हिंदू संगठनों पर आरोप लगा है। इससे पहले अगर आप मीडिया में जाके देखें तो स्क्रॉल ने एक अच्छी स्टोरी की थी जिसने बताया कि लव जिहाद, कथित लव जिहाद के मुकाबले में हिंदू संगठनों ने एक मुहिम शुरू की है, बेटी बचाओ बेटी और बहू लाओ। यानी कि मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से शादी कराने से बचाया जाए और मुस्लिम लड़कियों को अपने घर में हिंदू बहू बना के लाया जाए। तो ये आप संगठनिक तौर पर इस मुहिम को कौन चला रहा है इसका अंदाजा लग जाता है। और जहां तक सख्त कार्रवाई की बात है, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो हिंदू समाज के मुख्यमंत्री नहीं है। उन्हें यह कहना चाहिए कि अगर जबरन शादी के लिए किसी लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, न कि यह कहना कि भाई अगर हिंदू लड़की को मुसलमान बनाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। धर्म परिवर्तन गलत है, चाहे वो मुसलमान का हिंदू बना किया जाए, यूसुफ भाई, जो बातें आप करें, आपका आरोप एक तरीके से कि दरअसल हिंदू संगठन इन चीजों के पीछे आ रहे हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और फिर मैं विजय जी से मैं सवाल करूंगा। मेरा सवाल ये कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब हादिया मामले में ऑर्डर दिया और कहा कि भाई इस पूरे मामले की एनआईए से जांच होनी चाहिए, तो एनआईए ने यह पाया कि 11 जो लव जिहाद के जो आरोप लगे थे उनमें कोई एविडेंस तो नहीं मिला। लेकिन एविडेंस ना मिलने के बावजूद उनके पीछे पीएफआई नाम का एक संगठन था जिन्होंने उन दोनों पति पत्नियों की शादी कराई थी और धर्म का परिवर्तन कराया था। तो विजय जी, ये जो आरोप लगता है कि भले ही एविडेंस ना मिले, क्या एविडेंस ना मिलना इस बात का प्रमाण है कि लव जिहाद वहां पे नहीं हो रहा? नहीं, इसलिए लव के नाम देना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के किसी भी काम को जिहाद से जोड़ा जाता है। अगर एविडेंस नहीं मिले हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट एनआईए ने अगर जांच की है, एनआईए में भी अगर सबूत नहीं मिले हैं, तो फिर किस बात का जिहाद? ये सवाल है ना। बट जबकि उलट, इसके उलट जितने मुस्लिम लड़कियों की शादी हिंदू लड़कों से हो रही है आर्य समाज मंदिर में जाके, उनमें किसी ना किसी संगठन का हाथ आया है, तो उसे क्या कहेंगे आप? लेकिन एनआईए भी फिर किस बात का एनआईए है अगर उसको कोई सबूत ही नहीं मिल पाया 11 केसेस में, तो एनआईए किस काम का? शिवा जी, विजय जी से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। विजय जी आप बताएं। स्पष्ट करूं कि योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल एजेंडा में ये शामिल था। यदि 2017 के चुनाव का आप ध्यान करें तो 2017 का जो बीजेपी का स्टेट बीजेपी का घोषणा पत्र है उसमें भी लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की बात, लव जिहाद को लेकर एक्शन लेने की बात सरकार ने की, भारतीय जनता पार्टी ने की थी और वो उसके खिलाफ थे। उससे पहले, चुनावों से पहले जो उनका संगठन है हिंदू युवा वाहिनी, वो लगातार उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ काम कर रहा था। लेकिन मैं इस बात से कतई सहमत हूँ, चाहे वो कोई लोग कुछ संगठन मिलकर मुस्लिम लड़की की शादी हिंदू से करवा रहे हो या हिंदू लड़की की शादी मुस्लिम से करवा रहे हो, उसके खिलाफ मैं हूँ। और मैं समझता हूँ कि धार्मिक आजादी, और जब हमने एक आजादी का फैसला दिया है लड़कों को लड़कियों को कि वो किससे शादी कर सकते हैं, तो उसमें किसी को भी आड़े नहीं आना चाहिए। धर्म परिवर्तन की बात हो, केरल की यदि आप जिक्र कर रहे हैं तो केरल को ही ध्यान हुआ कि 1981 में जो मीनाक्षीपुरम की घटना हुई वो भी वहीं पर हुई थी धर्मांतरण की, तो वहां का अलग हिस्सा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति थोड़ी अलग किस्म की है और वहां पे जो छोटे संगठन काम कर रहे हैं, जो यूसुफ भाई बात कर रहे हैं,
चाहे वो बीजेपी से जुड़े संगठन हो या मुस्लिम संगठन जिनका आपने जिक्र किया, वो बहुत ही छोटे लेवल पर है। उसका कोई एक राजनीतिक स्तर पर या राज्य स्तर पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं है। और मैं समझता हूँ हमारी जो युवा पीढ़ी है, चाहे वो हिंदू लड़कियां हैं या वो मुस्लिम लड़कियां हैं, वो खुद सक्षम है इस बात का फैसला करने के लिए कि वो किससे उनको शादी करनी है। इसमें राजनीतिक तौर पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई शिकायत जाती है सरकार के पास तो उसमें कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि इस शिकायत को भी मैं देखता हूँ बहुत बार पॉलिटिकली उसको मैसेजिंग के तौर पर देखा जाता है। और लेकिन मैं शिवा जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आज योगी जी के पास कोई काम नहीं है इसलिए वो लव जिहाद को कर रहे हैं, क्योंकि लव जिहाद उनके पॉलिटिकल एजेंडा में शामिल था। लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना, जैसे 3 तलाक का मसला था वैसे ही लव जिहाद का था। और 2017 में उन्होंने इसे बड़ा इशू बनाया था और वो उससे सहमत है। मतलब वो इस बात के हैं कि लव जिहाद होता है। और जो यूसुफ जी ने कहा कि बेटी बचाओ और बहू लाओ, ये भी कैंपेन की मैंने बात सुनी, तो दोनों ही बहुत खिलाफ बात है। मैं दोनों के ही खिलाफ हूँ, इससे सहमत नहीं हूँ और इससे मैं इशू ही नहीं मानता, क्योंकि लड़कियों और लड़कों को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन विनोद जी ये बताइए कि भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, वहां के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं अवस्थी जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई इस तरीके की कई घटनाएं सामने आई हैं जहां पे जो हिंदू लड़कियां हैं उनका ब्रेन वॉश किया गया है और ब्रेन वॉश करने के बाद उनकी शादी जबरन कराई गई है और उनके माता पिता ने बाकायदा पुलिस में जाके कंप्लेंट की है। और एक दो नहीं कई मामले हैं जहां माता पिता ने बाकायदा कहा है कि नहीं, हमारी लड़की के साथ उसका ब्रेन वॉश करके उसकी शादी जबरन कराई गई है और उसको मुसलमान बनाया गया। तो अगर ऐसी कंप्लेन आ रही है, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार अगर इस पर कार्रवाई कर रही है या करने के बारे में सोच रही है, इसमें गड़बड़ क्या है? देखिए आशुतोष जी, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू है अपराध का और दूसरा पहलू है तो निजी बिल्कुल प्रेम विवाह का मामला है। हिंदुस्तानी मानसिकता हमारी ये है कि प्रेम विवाह के खिलाफ आमतौर पर जो है माता पिता रहे हैं और खासकर अंतर धार्मिक विवाह तो स्वीकार ही नहीं करती। अंतर जातीय तो अब स्वीकार करने लगे हैं शहरों में, पहले अंतर जातीय भी स्वीकार नहीं होता था, लेकिन अंतर धार्मिक तो अभी भी जो है माता पिता जो है उनकी मानसिकता नहीं है तो स्वीकार करें। और जाहिर है जब वो स्वीकार नहीं करते हैं तो चाहे वो मुस्लिम लड़की का हिंदू लड़के से प्रेम हो या हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़के से प्रेम हो, जब वो अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो माता पिता इस मामले को लेकर पुलिस में ले जाते हैं और वो ये हमेशा उनका एक सेट चार्ज यही होता है कि हमारे बच्चे का ब्रेन वॉश किया गया है और इसका धर्मांतरण जबरदस्ती किया गया है। ये भी सही है, कई मामलों में धर्मांतरण किया भी जाता है, ऐसा भी नहीं है बहुत कि कई बार ये भी होता है कि हाँ धर्म को आप स्वीकार कर लीजिए, उसके बाद नाम बदल दिए जाते हैं शादी के बाद, लेकिन वो जबरदस्ती होता है या लड़की अपनी इच्छा से करती है, ये उन लड़के और लड़की के बीच का मामला भी है। तो इसलिए इसको इस रूप में भी देखना चाहिए और इसलिए माता पिता की जो शिकायतें हैं। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ बालिग मताधिकार है ना, 18 साल की उम्र के बाद और 21 साल की उम्र के बाद जो है शादी का अधिकार संविधान दे रहा है कि किसको किससे शादी करनी है, उसका अधिकार है और उसका बयान ही अंतिम बयान माना जाएगा। माता पिता की शिकायत जो है वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, लड़की अगर कहे कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई है और वो उस लड़के से अलग अपने को आने की इच्छा जाहिर करे, या लड़का कहे कि जबरदस्ती की गई, अगर उन दोनों में से कोई इस तरह का बयान दे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मुख्य रूप से जैसा विजय जी कह रहे हैं, लव जिहाद एक राजनीतिक एजेंडा है, एक राजनीतिक एजेंडे के तहत एक राजनीतिक कार्यक्रम है और ये 2017 के भी पहले का है। 2014 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, जैसा कि यूसुफ ने भी याद दिलाया कि जब जो 11 सीटों में विधानसभा उपचुनाव हुए थे जिसके इंचार्ज योगी जी बनाए गए थे, उसमें योगी जी ने हर सभा में लव जिहाद को लेकर के ललकारा था और उनका वो बड़ा विवादास्पद जो भाषण है वो जोधाबाई वाला, जिससे वो वीडियो बहुत चर्चा हुआ था, जो वो उसकी काफी आलोचना भी हुई थी, वो बड़ा उसी दौरान का भाषण है जब उन्होंने जाकर के जगह जगह भाषण दिए थे। तो ये एक पुराना राजनीतिक एजेंडा उनका है। अब चूंकि चुनाव में 1.5 साल बाकी है, लोग विधानसभा चुनाव में, आसाम में भी चुनाव होने वाले हैं 2021 में, तो जाहिर है कि एक बार अब आप हिंदुत्व के मुद्दे को कैसे गर्म करेंगे। राम मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, अब उसमें कोई उसको लेकर के हिंदू कोई सड़कों में उतरने वाले हैं नहीं। ट्रिपल तलाक करके आपने जो है एक तरफ समान नागरिक संहिता का एक थोड़ा सा झुंझुना पकड़ा दिया, 370 खत्म हो गया, 370 की धारा आपने हटा दी। अब और कौन सा मुद्दा है जिससे हिंदुत्व का ध्रुवीकरण किया जाए? तो लव जिहाद फिर आएगा। क्योंकि देखिए, चाहे वो मेरठ की घटना हो चाहे कानपुर घटना हो, आपराधिक घटना अलग है। अगर किसी लड़की को, मैं तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करता, अगर एक ही धर्म में किसी लड़की को जबरदस्ती कोई ले जाता है तो भी वो अपराध है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अंतर धार्मिक हो या सधार्मिक हो। अगर किसी लड़की के खिलाफ जबरदस्ती पकड़ करके कोई शादी करता है तो ये तो उसकी मर्जी, उसके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें लव जिहाद या ऐसी कोई बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे हिसाब से पूरी तरह से राजनीतिक एजेंडा है। नहीं, बट शिवा जी, अगर ये राजनीतिक एजेंडा है तो छोटे शहरों के अंदर
ये तो देखा जाता है ना कि वहां पर माता पिता इस बात को लेकर बड़े परेशान रहते हैं। माता पिता को तकलीफ होती है कि भाई मेरी लड़की जो है वो दूसरे धर्म की या दूसरे जाति के लोगों से क्यों शादी कर रही है, उसके साथ क्यों प्रेम विवाह में हो गई। और एक बड़ा जुमला होता है कि हमारी लड़की को फंसा लिया गया है। और ये जो मुसलमान लड़के हैं ये दरअसल हिंदू लड़कियों को फंसा लेते हैं और उसके बाद उनको बहला फुसकाकर उनको शादी कर देते हैं, बाद में उनको डंप कर देते हैं। और अगर एक सरकार अगर ऐसे मसले सामने आते हैं, अगर उस पर रिएक्ट ना करे तो भी लोग कहेंगे कि देखिए आप इस पर रिएक्ट भी नहीं कर रहे। तो अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार उस पर रिएक्ट कर रही है, अगर असम के अंदर इस तरीके कोई सीरियल चल रहा है, अगर वहां की सरकार उसको बैन कर रही, तो मुझे लगता है कि इसमें गलत क्या है। क्यों इसको गलत होना चाहिए। सरकार का काम है वो रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करने दीजिए उनको। अगर कुछ नहीं है तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। देखिए, जहां तक डंप करने का सवाल है, वो एक डिफाइंड अपराध है भारत के संविधान में, भारत के सिस्टम में, और उसके लिए कानून है। कोई भी डंप करे, अगर मुसलमान पति मुसलमान पत्नी को भी डंप करता है, हिंदू पति हिंदू पत्नी को भी डंप करता है, तो उसके लिए कानून है और हम जानते हैं उसमें सजा भी है, उसमें बाकी प्रावधान भी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक हिंदू मुस्लिम एजेंडा को आंच पे चढ़ाने की, हांडी को आंच पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो माता पिता शिकायत करते हैं, इसका सवाल है, जब लव जिहाद जैसी कोई परिकल्पना नहीं थी, उस समय भी भारत के माता पिता अपने बच्चों के अपने मर्जी से लिए गए इन फैसलों पर ज्यादातर किडनैपिंग और बलात्कार का आरोप लगाया करते थे। और ये कोई नई बात नहीं है कि भारत के बुजुर्ग अपने नौजवानों की जिंदगियों को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वो उनको पता है कि अगर प्रेम विवाह होंगे तो फिर बेटों का दाम नहीं लगेगा, अगर प्रेम विवाह होंगे तो फिर वो जात पात टूट जाएगी, अगर प्रेम विवाह होंगे तो जो भी मनमुटाव है, धार्मिक हो चाहे जातिवादी हो चाहे क्षेत्रीय हो, वो टूटेंगे और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो उनका आइडिया है शुद्ध परिवार बनाने का, वो चैलेंज होता है। तो आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा डाउरी लेस मैरिजेस लव मैरिजेस में ही होती है ना। तो ये पूरा मार्केट है, मैरिज का जो मार्केट है वो भी ध्वस्त होता है। तो उसको कई एंगल से देखने की जरूरत है। जहां तक आपने इसमें क्राइम के एंगल की बात की, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त कानून है और हम सब लोग उन कानूनों के लिए लड़े हैं और उसके पक्ष में लड़े हैं। लेकिन उसके लिए आपको हिंदू मुसलमान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके लिए आप सीधी बात करें कि हर महिला, हर पत्नी अपने परिवार के अंदर अपने पति के घर में सुरक्षित रहे और उसके साथ किसी भी तरह का अत्याचार ना हो। उसी के लिए इतने सारे कानून बने हैं। मुझे लगता है कि भारतीय परिवारों के अंदर जो वर्चस्ववादी ताकतें हैं, जो मुखियागिरी है, उसका एक मिश्रण है ये। उसके साथ में ये राजनीति मिक्स हो गई है और उसका हम रूप एक लव जिहाद के तौर पे देख रहे हैं। कोई ताज्जुब नहीं, कल को कोई दूसरे पक्ष की तरफ से भी लोग खड़े हो जाएं और कहें कि अगर हमारी बेटियां उधर जाएंगी तो भी हम यही करेंगे, और वो भी मांग करने लगे। लेकिन हमें इसको रोकना होगा, ये गलत टेंडेंसी है। बट शिवा जी मेरा सवाल है कि लेकिन इस्लाम के अंदर जिहाद का भी कॉन्सेप्ट है, इस्लाम के अंदर जो है वो कन्वर्जन का भी कॉन्सेप्ट है, और इस्लाम में एक बात हमेशा के लिए समझिए कि इस्लाम में इंडिविजुअल जिहाद सिर्फ अपने आप को काबू करने का जिहाद है कि आप बुराइयों से बचें। बाकी जिहाद सिर्फ स्टेट अनाउंस कर सकता है, इंडिविजुअल या कोई ग्रुप या कोई एसोसिएशन जिहाद नहीं कर सकता है। स्टेट हैज द पावर टू डिक्लेयर जिहाद, और भारत में मुस्लिम राष्ट्र नहीं है भारत जिसमें जिहाद डिक्लेयर किया जा सके। तो ये जो जिहाद का जो पूरा डिस्कोर्स पैदा किया जाता है, बड़ा फटीचर डिस्कोर्स है, ये मुमकिन नहीं है। एक मुसलमान क्या जिहाद कर सकता है? अगर वो शराब पीता अपने आप को रोके, अगर वो जुआ खेलता अपने आप को रोके, अगर वो किसी भी तरह से अतिवाद में जा रहा है तो वो अपने आप को रोके, अपने आप का अपना प्यूरिफिकेशन करे, इससे ज्यादा की उसको इजाजत नहीं है। अच्छा, आपने दूसरी बात जिहाद के साथ साथ आपने दूसरी बात क्या कही? मैं जहन से मेरे उतर गई। कन्वर्जन। हाँ, तो कन्वर्जन को लेकर के भी इस देश में अब नए कानून भी बन गए ना। तो कन्वर्जन, देखिए एक बात है कि आपने उन कानूनों का सहारा ले करके बेईमान लोगों को शादियां करते देखा। धर्मेंद्र हेमा मालिनी की शादी सबके सामने है ना, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो जब ताकतवर लोग उसी कानून का दुरुपयोग करते हैं तब तो कुछ नहीं होता है। तो ये सवाल ये है कि आप कन्वर्जन के कानून को लाना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बारीकियां देखनी पड़ेंगी। हदिया का मामला आपने देखा, हदिया ने बहुत पहले कन्वर्ट किया था, बाद में शादी की थी, और उसके बाद कितना उस मामले का वितंडा बना था। तो कन्वर्जन के कानून को लेकर के भी जो सेंसिटिविटी है हम लोगों ने जोड़ी हुई है, उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, उसको सेपरेटली हैंडल कर लीजिए। लेकिन कन्वर्जन का जो मामला है वो भी भारतीय संविधान में तयशुदा है, आप किसी को रोक नहीं सकते। आस्थाओं के सवाल पे आप किसी को रोक नहीं सकते। बिल्कुल विजय जी, कभी नौकरशाही जिहाद हो जाता है, कभी लव जिहाद हो जाता है, आखिर ये है क्या? ये अचानक जो कहीं मतलब ये जिहाद सिर्फ जिहाद है या फिर इसके पीछे कुछ और मकसद है? अचानक क्यों ये सारी चीजें आनी शुरू हो गई हैं? लगता था कुछ तो कम से कम शांति हुई पिछले दिनों।
देखिए, शांति और राजनीति दो चीजें साथ साथ नहीं चलती। शांति जैसे ही होती है तो राजनीति घबराने लगती है, कुछ ना कुछ चाहिए होता है। शांति जो है बड़ी मुश्किल चीज है, राजनीति के दुश्मन है शांति। तो कुछ ना, जब भी ऐसा लग रहा हो कि अब कुछ नहीं हो रहा, तब कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो उसका हिस्सा, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो नौकरी का जिहाद हो। कौन लोग हैं जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? वो सब अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। लेकिन जैसे शिवाजी ने कहा कि लव मैरिजेज में डाउरी जो है एक बड़ा कारण होता है कि उसके विरोध में, तो ये उसका तर्क ठीक नहीं है। क्योंकि यदि डाउरी अगर केवल प्रेम विवाह का कारण होती तो फिर तो लड़कियों के पिता जो है वो खुश होते शादी करने के लिए, फिर तो वो शादी कर सकते थे ना, अंतरजातीय या अंतर धार्मिक। लेकिन हमारे यहाँ दहेज से ज्यादा सम्मान की बात है। जो आपने देखा होगा कि प्रेम विवाहों में ऑनर किलिंग का जो मसला आता है ना, तो शिवाजी बात करिए, मुखिया होना और हमारी जो बात तय होना, जो हेड है उसकी बात पर चलना, और इसे हम सम्मान के तौर पर जोड़ते हैं। ये धार्मिक विवाद भी, लव जिहाद भी हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ। हमें लगता है कि दूसरे धर्म में किसी अपनी बेटी की शादी होना, लड़की की शादी होना हमारे खिलाफ जाता है, उसे चोट पहुंचाता है, ये वजह है। और इसको पॉलिटिकल पार्टीज पूरी तरह से यूज करने में कोई कोताही नहीं बरतती, कोई कोशिश नहीं करती है कि इससे बचा जा सके। लेकिन योगी जी का या भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा रहा है, इसलिए इसमें कोई ये हो रहा हो कि कोई दबी छुपी बात है, ऐसा नहीं है। और आपने विजय जी आपने कहा कि विजय जो बीजेपी है या योगी आदित्यनाथ है, उनका कोई दबा छुपा एजेंडा है नहीं। मेरा सवाल ये है कि ये इसके पीछे की असली मानसिकता क्या है? असली मानसिकता क्या है? क्यों इस मसले को उठाया जा रहा? नहीं, असली मसला इसीलिए है क्योंकि जैसे विनोद जी कह रहे थे कि आज और जो मसले थे वो खत्म हो रहे हैं, उनका एक सैचुरेशन आ गया है, तो अब इसको एक तरह से रिवाइव किया जा सकता है। और एक ये ऐसा मसला है जो इंडिविजुअल होते हुए भी पूरी सोशल कनेक्ट रखता है, उसकी जरूरत है। इलेक्शन की पॉलिटिक्स जो है वो तो चल ही रही है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो सोशली भी कनेक्ट करती है और इंडिविजुअल भी कनेक्ट करती है। और आपको लगता है कि आपके मित्र का, आपके परिवार में किसी के साथ ऐसा हुआ है, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो एक टीवी सीरियल की बात है, डायलॉग है, वो वैसा आपको लगता है। और जब कुछ ना कुछ गड़बड़ आपके दिमाग में बैठती है तो आप उसको सपोर्ट करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। 320 सीटों को याद रखिए, आपने योगी आदित्यनाथ के उस घोषणा पत्र के बाद 320 सीटें दी है, तो आज उन्हें गाली मत दीजिए। विनोद जी जी, ये विजय जी कह रहे हैं गाली मत दीजिए, मतलब जो है जो वो कर रहे हैं करने दीजिए उनको। नहीं 320 सीटें हमने उनको सपोर्ट किया है ना। नहीं 300 मेरा और उनकी बातों योगी जी पर आरोप तब लगता है मेरा विजय जी से मतभेद है। जो 320 सीटें योगी जी को नहीं मिली थी, वो मोदी जी को मिली थी। योगी जी अनाउंस में नहीं हुए थे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में, और योगी जी को अनाउंस करके बीजेपी लड़ती और तब 325 सीटें लेके आती, तो शायद विजय जी की बात सही होती। वो नरेंद्र मोदी के करिश्मे को मिली थी वो सीटें, और मोदी ने कहा था कि मोदी ने कहा था कि ये आप मुझे वोट दीजिए। एक आदमी बोले, विजय जी प्लीज। और उसमें लव जिहाद जो है, जो लव जिहाद का जो घोषणा पत्र का है, वो बहुत नीचे था। उसमें जो दूसरे मुद्दे थे, उसमें शमशान कब्रिस्तान की बिजली, उसमें रमजान और दिवाली की बिजली, ये सब मुद्दे जो भाषण जब दिए थे हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसके बाद जो एक ध्रुवीकरण हुआ, उसका एक नतीजा था। खैर, और उसके पीछे बहुत विश्लेषण है 325 सीटें मिलने का। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मैं बिल्कुल विजय जी की एक बात से बहुत सहमत हूं कि ये जो मामला है, ये सम्मान का जुड़ा हुआ मामला है। और रोटी और बेटी का संबंध हमारे समाज में बहुत बराबर वाले और समान धर्मी, समान विचार, समान जाति, समान उसमें किया जाता था हमेशा। रोटी बेटी का संबंध ये भारतीय समाज की एक हजारों साल पुरानी रिवायत रही है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, रोटी बेटी का रिश्ता सबके साथ नहीं रखा जाता था। इसलिए ये चूंकि शादी का मामला बेटी का है और ये इमोशनल कनेक्ट जुड़ता है, तो जब आप ये कहेंगे कि अरे आपकी बेटी को, आप भाषण याद कीजिए ना, दिल्ली चुनाव में भाषण याद कीजिए उनका, कौन नेता थे भाजपा के, कि वो आएंगे और आप, हाँ, वो आपकी बेटियां उठा ले जाएंगे, ये कर ले जाएंगे, तो उसमें भी बेटियों पर जोर होता है। तो और दूसरा क्या है कि जो हमारे हिंदू मानस में जो एक बैठा हुआ है अवचेतन में कहीं कि 1000 साल पहले मुसलमान आए थे और उन्होंने हमारी औरतों की उठाई, हमारे जो है कत्लेआम किया, हमारे मंदिर तोड़े, हमारा वो जो अवचेतन में कहीं ना कहीं बसा हुआ है, जो पिछले 6 सालों में बहुत इसको बाकायदा बहुत
हवा दी गई है, बहुत उसको जो है गर्म किया गया है उस मुद्दे को तमाम सोशल मीडिया के जरिए, भाषणों के जरिए, नारों के जरिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज उस अवचेतन मन को भी झकझोरती है। तो इसलिए ये ज्यादा इस समय ताजा ध्रुवीकरण के लिए भावनात्मक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा राम मंदिर अब सिचुएशन पे 370 खत्म हो गया, धारा आपने हटा दी। विनोद जी, आपके कहने का मतलब ये है कि समाज के एक हिस्से के दिमाग में जो एक अवचेतन में जो असुरक्षा भाव बैठा हुआ मुस्लिम समाज को लेके, उसको उभार के राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में इस मुद्दे को और तेजी के साथ भड़काया जाएगा। आप यूसुफ भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था, वो बात हालांकि आधी बात तो विनोद जी ने कह दी कि 2017 में जो बहुमत मिला था यूपी में, वो बीजेपी को मिला था और मोदी जी के नेतृत्व में मिला था। योगी तब उम्मीदवार नहीं थे। उस जीत के फौरन बाद जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, उस भाषण के कुछ अंश है जिस पे गौर किया जाना जरूरी है। तब मोदी जी ने बहुत साफ तौर पर एक बात कहा था कि सरकार बहुमत से बनती जरूर है, लेकिन चलती वो सर्वसम्मति से है, यानी सबको साथ लेके चलने की बात कही गई थी। जब हम बहुमत की बात करते हैं और राष्ट्रीय धर्म की बात करते हैं, राजधर्म की बात करते हैं, तो वहां हम इस बात को भूल जाते हैं कि मुख्यमंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ ने कभी भी पूरे समाज को साथ लेके चलने की बात नहीं की है। वो अपने आप को अलग दिखाते हैं। बार बार उन्होंने ताना मारा, मैं तो हिंदू हूँ, मैं ईद नहीं मनाता हूँ, या मैं मंदिर की मस्जिद के शिला पूजन में नहीं जाऊंगा। तो यहीं से उनकी जो बात आती है कि नागरिकों के बीच में भेद नहीं करना है सरकार को, और सरकार का मुखिया जब ऐसी बात करता है तो फिर डाउट क्रिएट होते हैं, और उससे समाज के अंदर कहीं ना कहीं एक सरकार के प्रति अविश्वास की भावना बनती है, जो किसी भी सरकार के। यूसुफ भाई, मेरा सवाल ये कि क्या जब इस लव जिहाद को जब अब खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या जो मुस्लिम समाज है उत्तर प्रदेश का, क्या उसके अंदर असुरक्षा भाव और बढ़ेगा? क्या उसके अंदर खौफ और बढ़ेगा? क्या दहशत के भाव और बढ़ेंगे? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से चाहे ट्रिपल तलाक का मसला हो, चाहे कश्मीर का मसला हो, या फिर जो सीएए का मसला हो, उसमें जिस तरीके की का रोब दिखाने की कोशिश की गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, ऐसे में अगर लव जिहाद होता है, सरकार कहती है कि महीने से लगा देंगे उनके खिलाफ और उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्या दहशत और बढ़ेगी? दहशत तो लगातार बढ़ रही है, और मुसलमानों के अंदर एक ये भावना बहुत मजबूती से घर करती चली जा रही है कि साहब इस देश में मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की जो संस्थागत कोशिशें हैं वो शुरू हो गई है। क्योंकि अगर आप देखें बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, उनके यूट्यूब पे अगर आप भाषण सुने तो बहुत सारे भाषण उनके ऐसे हैं जिनमें वो साफ तौर पे कहते हैं कि मुसलमान जो है वो 2 दर्जे के नागरिक देश में हैं, उनके वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए। बहुत सारी बातें उनको है। जो बीजेपी और उसके जो मात्र संगठन या पितृ संगठन कहें आरएसएस, उनके जो आइडियोलॉग रहे हैं, उनकी अगर आप लिटरेचर को देखें तो उसके अंदर ये बात लगातार कही गई। बीजेपी आरएसएस की पूर्ण सत्ता भारत में होगी तो तब मुसलमानों से उनके नागरिक के तौर पर तमाम अधिकार छीन लिए जाएंगे। उनके तौर पर सोचता है कि बीजेपी केंद्र में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई और राज्यों में मजबूत होने के बाद अपने इस बुनियादी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दमनकारी नीति, दमनकारी प्रशासन चल रहा है और मुसलमानों के खिलाफ लगातार पुलिसिया दमन बढ़ रहा है और उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, तो उससे ये जो मुसलमानों के बीच का जो डर ये डर और गहराता जा रहा है। मुझे आपके कहने का मतलब ये डर और गहराता जा रहा। विजय जी, जब 2014 में बाई इलेक्शन हुआ, इसी मुद्दे के ऊपर हुआ, योगी आदित्यनाथ ने खूब जम के उठाया, तो ऐसे में क्या उनको इस बात का एहसास नहीं कि इस मुद्दे में अब कोई दम नहीं बचा हुआ है, तो क्यों उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही? वो समझ रहे हैं कि वो राजनीति समझते हैं और वो शायद उनको लगता होगा कि इसका फायदा होगा, और कुछ ना कुछ फायदा एक हिंदू मानसिकता को उभारने का। और जो बात विनोद जी ने भी कही, यूसुफ भाई ने भी कही, उसी से है कि हमारे अवचेतन में कुछ बातें होती है, कुछ डर होते हैं, कुछ डरों को पैदा किया जाता है, कुछ डरों को बरकरार रखने की कोशिश की जाती है। वो उस एक्सरसाइज का ये हिस्सा है। लेकिन मैं यूसुफ की इस बात से सहमत कतई नहीं हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को 2 दर्जे का नागरिक बनाया जा सकता है, या बनाने की कोशिश एक संस्थागत तौर पर या सरकार के तौर पर हो रही है। यदि हम योगी की बात करते हैं तो मोदी जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन पर भी फिर आपको भरोसा करना पड़ेगा, जिन्होंने कहा सबका साथ सबका विश्वास। यूसुफ भाई आइडियोलॉग, आरएसएस आइडियोलॉग की बात करते हैं तो जो मौजूदा सर संचालक है उनकी व्याख्यान माला याद कीजिए, जिसमें उन्होंने कहा कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है। तो इन सब बातों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा, और ये डर किसी भी हालत में नहीं हो सकता मौजूदा देश में कि किसी को भी यहाँ पर 2 दर्जे का नागरिक बनाया जा सकता है। ये यदि कुछ लोग और सोचते हैं वो भी संभव नहीं है। विजय जी, शिवा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो बात विजय जी कह रहे हैं, जो और जिस तरफ यूसुफ भाई ने इशारा किया है कि 2 दर्जे नागरिक बनाने की कोशिश का, और ये जो लव जिहाद का जो मसला है, दरअसल उस असुरक्षा भाव को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? 30 सेकंड में आपका जवाब चाहिए।
देखिए, सवाल ये है कि अगर आप इस तरह की किसी टाइट फिटिंग डेफिनेशन में ना भी जाएं तो जो मेजॉरिटेरियनिज्म है उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, और ये खतरनाक मेजॉरिटेरियनिज्म है और आपराधिक मेजॉरिटेरियनिज्म है। आप ये देखिए, मुसलमानों के प्रति अपराध करने के बाद अगर कोई हिंदू मुस्लिम कर देता है तो उसको सजा के बजाय उसको हार फूल माला मिलती है। तो ये अगर सामने से हो रहा है तो आप इस मेजॉरिटेरियनिज्म के बारे में बात करेंगे या नहीं करेंगे? और वो बात कैसे होगी अगर लगातार आप एक पहचान को लेकर के उसको आप ये कटघरे में खड़ा करते चले जा रहे हैं और हर चुनाव में कोई ना कोई आप मुद्दा निकाल के लाते हैं। तो जो जिसको हम कहते हैं डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, वो प्रोसेस ऑन है और इसको शायद विजय त्रिवेदी जी महसूस नहीं कर पाएंगे, हमारी जगह खड़े हों और फिर महसूस करें। माफ करिएगा शिवा जी, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा क्योंकि अब वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और अंत में अपने दर्शकों को सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि इस लव जिहाद के मसले पर केरल में भी जांच पड़ताल की गई और वहां की पुलिस ने भी कहा कि यहां किसी तरीके का कोई लव जिहाद का मामला नहीं नजर आया। कर्नाटक में भी इस पूरे मसले पर जांच पड़ताल की गई और वहां की पुलिस ने भी कहा, वहां के सीआईडी ने कहा कि दरअसल इस तरीके का कोई संगठनिक तौर पर कोई कार्यक्रम लव जिहाद को लेकर नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इस पूरे मसले पर जांच पड़ताल की गई और वहां की पुलिस ने भी यही कहा, एग्जैक्टली यही बात कही। और उन्होंने कहा कि वहां के जो डीजीपी महोदय थे जिन एएल बैनर्जी, उन्होंने कहा कि प्रेम के संबंध जरूर मिले हैं दो समुदायों के बीच में, स्त्री पुरुषों के बीच में, लेकिन लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं मिली है। और तो और फरवरी के महीने में 4 फरवरी 2020 को जो गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने संसद के पटल पर यह माना है कि लव जिहाद का कोई भी मामला इस देश के अंदर नहीं मिला है, कोई एविडेंस नहीं मिला है। और एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने इस पूरे मसले की जांच पड़ताल की है और उसके बाद ये निष्कर्ष निकला है। सवाल ये उठता है कि जब बार बार लव जिहाद पर जांच पड़ताल हुई है, कुछ नहीं निकलता है, तो फिर राजनीतिक दल और बीजेपी और उनके नेता योगी आदित्यनाथ, ये हिंदूवादी संगठन, इस मसले को क्यों उठाते हैं? उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि इस बहाने दो समुदायों के बीच में विभाजन किया जाए, ध्रुवीकरण किया जाए और वोट की फसल को काटा जाए। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।